हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 2 का यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे और आज ही के इस लेक्चर में पूरा ख़त्म भी करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है लर्निंग एंड मोटिवेशन, यानी कि लर्निंग क्या होती है और मोटिवेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत डीप जानेंगे। तो पहले जाने कि लर्निंग यानी कि अध्ययन क्या होता है। तो किसी भी चीज़ का सीखना ही क्या कहलाता है, लर्निंग, यानी कि हमने चीज़ों को सीखा। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि लर्निंग इज कम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि जो भी हम कोई चीज़ सीखते हैं वो बहुत ब्रॉड होता है और लाइफ टाइम चलता ही रहता है। मैन स्टार्ट्स लर्निंग आफ्टर बर्थ एंड कीप्स लर्निंग समथिंग थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी कि इंसान पैदा होने के बाद से ही कुछ ना कुछ सीखने लगता है और अपनी पूरी लाइफ में सीखता है। ग्रेजुअली ही ट्राइज टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट, और धीरे धीरे वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर देता है। और इस एडजस्टमेंट के दौरान वो क्या स्ट्राइव करता है कि अपनी बहुत सारे एक्सपीरियंस को वो स्ट्राइव करता है, यानी कि इसके दौरान वो अपने जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग लर्निंग कहते हैं साइकोलॉजी में। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि हर एक मतलब जो पर्सन है वो कलेक्ट करता है नया एक्सपीरियंस अपने डेली की लाइफ में, और ये सारे नए एक्सपीरियंस एनहांस करते हैं और मॉडिफाई करते हैं अपने अलग अलग बिहेवियर को। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस जो होते हैं और उनके जो एप्लीकेशंस हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके लर्निंग। जैसे एक बच्चा वो पढ़ना कहाँ से सीख मतलब कुछ भी चीज़ें सीखना कहाँ से स्टार्ट करता है, अपने बर्थ से। जब वो भूखा होता है तो वो जानता है कि उसे रोना है। जब वो अपने आप को रोता हुआ दिखाते हैं तो उसे समझ में आता है कि यही रिप्रेजेंटेशन होता है मेरे पेरेंट्स के लिए कि उसे भूख लगी है। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स को पहचानने लगता है, अपने रिलेटिव्स को, फिर उन्हें बात करने लगता है, उन्हें ग्रीट करने लगता है, पहनना, ओढ़ना, चलना, ये सब चीज़ें वो सीखने लगता है। ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस दो तरह की होती है, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है कंटिन्यूटी और एक होता है यूनिवर्सैलिटी। तो अगर हम बात करें कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो गोज ऑन फॉर एवर एंड एवरीवेयर, यानी कि हमेशा चलता है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हर जगह सीखते रहते हैं। यूनिवर्सल मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि अभी हम यहाँ पर है तो कुछ सीख रहे हैं, कल को हम किसी और सिटी चले जाएं तो वहां हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, देयरफॉर ह्यूमन बीइंग्स कंटिन्यू टू लर्न समथिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जो भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो पैदा होने से लेके मरने तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कोई भी पॉज नहीं है हमारी लर्निंग प्रोसेस में। कोई भी बच्चा जो है वो सीखता है अपने इन्वायरमेंट से आफ्टर बर्थ। ठीक है, सीइंग द फायर फॉर द फर्स्ट टाइम द चाइल्ड टचेस इट एंड गेट बर्न, यानी कि पहली बार क्या होता है, अगर बच्चा किसी जलती हुई आग को देखता है तो उसको टच कर लेता है और जल जाता है। तो रिजल्ट में क्या मिलता है कि उसको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो जब भी अब कहीं पे फायर देखेगा तो उसका रिएक्शन अब डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि उसको एक्सपीरियंस ने ये सिखाया कि फायर को हमें टच नहीं करना है और वो हमेशा आग से दूर रहने लगा। अब जो हमारा लर्निंग बिहेवियर होता है इसमें दो चीजें होती है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है, जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि आप कहीं पे चल के जा रहे हैं और वहां पर अचानक से बहुत सारे मतलब समझ जाइए कुत्ते खड़े हैं। ठीक, तो ऐसा तो होता नहीं कि हर एक कुत्ते को हम दौड़ जाते हैं देख करके। जब कुछ देख करके हमारे ऐसा रिएक्शन समझ में आता है कि हाँ ये कुत्ता बस दौड़ाने वाला है, तो हमारे क्या होता है, माइंड में एक स्टिमुलाई जनरेट होता है। वो ये कहता है कि यहाँ से हमें क्या करना है, भागना है। और जो हम भाग रहे हैं यही क्या हमारा हुआ, ये हमारा हो गया रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि पहले हमारी बॉडी में किसी भी चीज को लेके स्टिमुलस जनरेट होता है, फिर उससे हम क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स। जैसे अभी उस बच्चे का हमने बताया कि उसने पहली बार फायर को टच किया तो वो क्या हुआ, जल गया। तो अब उसकी बॉडी में एक स्टिमुलस जनरेट हो गया। क्या जनरेट हुआ कि उसे पता चल गया कि उसे फायर को नहीं छूना है, और नहीं छूना क्या हो गया, उसका रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, तो लर्निंग बिहेवियर में हमारी दो चीज होती है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ठीक है, अब बात करें कि लर्निंग की डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है कि लर्निंग जो है वो ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है। फिर स्किनर ने कहा कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोऑर्डिनेशन होता है, किसका, बिहेवियर का। क्रो ने कहा कि लर्निंग एक एक्विजिशन ऑफ हैबिट है, नॉलेज और एटीट्यूड का। गिलफोर्ड ने क्या कहा कि गिलफोर्ड ने कहा लर्निंग जो है वो कोई चेंजेस है, किसमें, बिहेवियर में। कॉल्विन ने कहा कि लर्निंग एक मॉडिफिकेशन है, रेडीमेड
ओरिजिनल बिहेवियर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और प्रेसी ने क्या कहा कि लर्निंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके जरिए हम काम में अपने चेंज लाते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं नए तरीके से। अब नेचर ऑफ लर्निंग में क्या बात है कि लर्निंग जो हमारी वो एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब जो चीजें कंटिन्यूअस होती आ रही है, उसको किसी जगह रोक नहीं रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट में क्या होता है लर्निंग में कि एक चेंज आता है पर्सन्स के परसेप्शन में भी। एबिलिटी टू अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट ऑल्सो इंक्रीज बेस्ड ऑन लर्निंग, यानी किसी अपने इन्वायरमेंट से किसी भी चीज को अडेप्ट करना भी किससे हम लोग किसके बेस पे जानते हैं, लर्निंग के बेस पे। देयर मे बी सम स्टिमुलस ड्यू टू लर्निंग प्रोसेस, यानी कि इसी लर्निंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ स्टिमुलाई जनरेट होती है। द फंक्शन दैट सेटिस्फाई दीज कैटलिस्ट द पर्सन ट्राइज टू रिपीट दोज एक्शन, यानी कि जो भी पर्सन है वो उस एक्शन को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। और इस तरह से क्या होता है कि ह्यूमन जो है उसमें धीरे धीरे लर्न करता है नए बिहेवियर को और अपने पुराने बिहेवियर से चीजों को मॉडिफाई करता है। जितने भी क्रिएचर हैं उसके अंदर टेंडेंसी होती है एक्ट करने की। एक्शन के जरिए क्या होता है, वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाता है। जैसे बच्चे सीखते हैं अपने इंस्टिंक्टिव एक्शन से और बेसिक इंस्टिंक्टिव से, ठीक है। डिपेंड उनके एक्सपीरियंस पे करता है पर्सन के कि उसका एक्शन उसमें क्या चेंजिंग ला रहा है। यानी कि अगर कभी किसी चीज से कोई नुकसान हो रहा है तो वो उस काम को दोबारा ना करे, और अगर किसी चीज से किसी को फायदा हो रहा है तो वो दोबारा उस काम को करे। यानी कि उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है कि वो उस चीज को कैसे करेगा। तो इस पे कुछ लोगों ने अलग अलग अपने ट्रायल एरर्स दिए थे। एक आपके थॉर्नडाइक थे, एक आपके गैग्ने थे, एक आपके स्किनर थे, एक पावलॉव थे। इन लोगों ने डिफरेंट आपके प्रैक्टिकल्स को किए और जाने कि किसी चीज को अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे स्टिमुलस कैसे जनरेट हो रहा है और रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था कि एक भूखी बिल्ली को क्या किया था, एक बॉक्स में बंद कर दिया था। और बॉक्स को इस तरह से बनाया गया था कि उसमें केवल सिर्फ क्या था, एक दरवाजा था जिसके अंदर एक लीवर था, जिसके दबने से क्या होता था कि दरवाजा खुल जाता था। तो जो बॉक्स था उससे कुछ दूर पर खाने का कुछ सामान रखा गया था। वो खाने के सामान में क्या था, मछली रखी गई थी। तो मछली की जो स्मेल आती थी, तो मछली की स्मेल आते ही जो बिल्ली थी उसके अंदर क्या होने लगता था कि खाने के लिए एक स्टिमुलस जनरेट हो जाता था। और फिर वो क्या करती थी कि हर एक रास्ते को खोलने की कोशिश करती थी कि कहाँ से ये जो बॉक्स है उसमें हर तरफ पंजा मारती थी, मुंह से काटती थी कि ये बॉक्स खुल जाए और वो मछली को खा ले। तो हर एक होल पे क्या करती थी, अपना पंजा अड़ाती थी और जहां जहां पहुंचती थी वहीं वहीं नोचती काटती रहती थी। लेकिन इस तरह से क्या हुआ, बिल्ली सभी तरह से उल्टे सीधे पंजे चलाती थी, उछल कूद करती थी। लेकिन इन उल्टे सीधे ट्रायल से क्या होता था कि एक अचानक से ऐसा हुआ कि उसका पंजा कहाँ पड़ गया, ठीक लीवर पर पड़ गया। और लीवर पर पड़ते ही क्या हो गया, दरवाजा खुल गया। तो दरवाजा जैसे ही खुला बिल्ली बाहर आई और अपनी मछली को खा लिया, उसकी भूख खत्म हो गई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे सीखने में क्या मिला कि दो चीजें थी, एक था ड्राइव और एक था आपका मोटिव। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो आपकी हंगर एक्ट एज अ ड्राइवर और मोटिवेटर, यानी कि बिल्ली की भूख ही ड्राइवर का काम की थी या मोटिवेटर का। अगर बिल्ली को भूख ही ना लगी होती तो सामने एक या 1000 मछली ला दो, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा ही नहीं कि वो पंजा मारे, ठीक है। और जो स्मेल था, जो उसको खुशबू जा रही थी, वो क्या काम कर रही थी, एक्साइटेड की, कि बिल्ली को पता कैसे होगा कि बाहर मछली रखी है, उसके स्मेल से। जैसी स्मेल आई वो एक्साइटेड हो गई। गोल क्या था यहाँ पे कि उसका गोल ये था बिल्ली का कि फौरन वो क्या करे, बॉक्स से खुद को बाहर निकाले। अच्छा, उसके गोल को अचीव करने में ब्लॉक क्या कर रहा था, द एग्जिट फ्रॉम द संदूक वॉज क्लोज्ड, यानी कि उसका संदूक क्या था, वो बंद था। रैंडम मूवमेंट क्या था कि बिल्ली बाहर निकलने के लिए सभी तरह से उल्टे सीधे पैर के पंजे चला रही थी। गेट चांस सक्सेस की बात करें तो अपने उल्टे सीधे जो ट्रायल्स थे वो करती जा रही थी और अचानक से क्या हुआ, उसका ट्राई सक्सेस हो गया। फिर नेक्स्ट बात करें कि सेलेक्ट ऑफ प्रॉपर मूवमेंट की बात करें तो उल्टे सीधे ट्राइज के बाद से क्या हो गया, दरवाजा खुलने का जो सही तरीका था बिल्ली उसको चुन ली, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिक्सेशन आता है। तो क्या फिक्सेशन था कि एंड में क्या हुआ कि बिल्ली ने तमाम जो गलत ट्राई किया था उसको छोड़कर सही ट्राई करना सीख ली और बिना किसी एरर के पहले ही ट्राई में दरवाजा बार बार खोलना सीख गई थी। तो थॉर्नडाइक ने क्या देखा कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया कि बिल्ली जो है वो बॉक्स को खोलना सीखने की जो मेथड था, ठीक है, उसको ट्राई और एरर मेथड या फिर ट्राई और एरर मेथड की उसको वो दी
उसका एक नाम दे दिया, ठीक है। और उसमें से सीखने में हम क्या होता है कि कंटिन्यूटी, अगर हम किसी भी चीज को करने में सीखे, उसमें बार बार गलतियां तो आएंगी लेकिन फिर वो चीजें सही हो जाएंगी। यही था थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। तो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग क्या था कि थॉर्नडाइक ने अपने जो हिट और ट्रायल मेथड था उसको बेस बनाकर सीखने के लिए जो भी चीजें थी, उन्होंने यही कहा कि अगर हम किसी चीज को बार बार करते जाएंगे तो एरर के साथ साथ लास्ट एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम वहां पे क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए। इसमें कुछ लॉस थे। तो पहला लॉ था लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। तो जैसा कि लिखा हुआ कि जब भी हम किसी काम को सीखने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कंटिन्यूअस उसमें ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही है, तो उसी रेडीनेस के कारण, उसी क्यूरियोसिटी के कारण वो उसको क्या करता है, जल्दी से सीख लेता है और बहुत इजीली उसको सॉल्व कर लेता है। यानी कि यही जो लॉ है ये हमें ये मतलब एक वार्निंग भी देता है कि जब तक बच्चे में किसी काम को करने की खुद से अंदर एक्साइटमेंट नहीं आती है, तब तक हम उसे लाख सिखाना चाहे वो सीख नहीं सकता। अगर जैसे बॉक्स में बिल्ली थी, वो हार मान जाती और बाहर निकलने की कोशिश ही ना करती, तो वो पंजे ही नहीं मारती, और पंजे नहीं मारती तो वो गलती से इधर उधर पंजा मारते मारते अगर लिवर पे पैर ना पड़ता तो वो बाहर निकलती ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि सीखने के लिए बच्चों में भी चाहत होनी चाहिए किसी चीज को कैसे सीखना है। नेक्स्ट हमारा इसका एक और लॉ क्या कह रहा है थॉर्नडाइक का, कि रूल ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि बहुत हमें पेशेंटली चीजों को प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर बिल्ली बार बार पंजा मार रही थी, यानी कि प्रैक्टिस कर रही थी, तभी तो फाइनल सक्सेस हुई। तो उसी तरह अगर किसी बच्चे को कुछ सीखना है तो उसे कंटिन्यूअस क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि हम उस काम को ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे फेवर में होता है। अब मान लो बिल्ली को स्मेल आ रही थी, वो बाहर जब लिवर को दबाई, इतने सारे ट्राई के बाद से वो बाहर निकली, अब उसे वहां बिल्ली नहीं मिलती, तो दोबारा लाख स्मेल आए वो बाहर नहीं निकलती। यानी कि जब वो निकली तो उसका एक प्रॉफिट हो, उसे खाना मिल गया, ठीक है। तो जैसे ही खाना वो खाई, वो फौरन सेटिस्फाइड हो गई। तो किसी भी चीज को हम तब करते हैं जब हमें उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। अब क्या नेक्स्ट है हमारा, चेंज फॉर्म ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड लॉ, यानी कि सेकेंड और थर्ड जो आपके लॉ है उसमें क्या चेंज फॉर्म है। तो इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज टेंचर थॉर्नडाइक मेड नेसेसरी चेंजेस टू द रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड प्रैक्टिस, यानी कि जो आपके प्रभाव और अभ्यास के नियम थे उसमें कुछ चेंजेस किए। क्या किया उन्होंने क्या किया कि एक आदमी की आंख पर पट्टी बांधकर उससे 3 इंच लंबी लाइन खींचने को कहा। तो इस काम को बार बार करवाया जा रहा था, लेकिन ये देखा गया कि केवल सिर्फ दोहराने से ही काम करने का जो तरीका उससे सुधार नहीं आता है। तो इस बेस पर थॉर्नडाइक ने क्या मतलब एक डिसीजन पर पहुंचे कि सीखने की जो एक प्रोसेस होता है उसमें बिना एक्साइटमेंट या बिना किसी समझ लीजिए गिफ्ट या बिना किसी पनिशमेंट के केवल उस काम को दोहराने से ही वो काम अच्छा नहीं होता है। तो बेसिकली उसको उन्होंने क्या किस तरह से किया कि अगर किसी को कोई गिफ्ट मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है, चीजों को सीखने की क्यूरियोसिटी कई % बढ़ जा रही है। जैसे कि आप क्लासेस में देखते हैं कि अगर कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो उन्हें क्या किया जाता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्जी। तो बच्चों में एक चाहत होती है कि हाँ हम ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ले आए ताकि हमें ये मेडल्स मिले। इसी के ऑपोजिट में अगर हम देखें कि अगर हमें किसी काम को गलत करने पे पनिशमेंट मिल रही है, तो बच्चों में एक डर भी होता है कि अगर हम ये गलत कर दिए तो पनिशमेंट मिलेगी, तो हमें उससे अच्छा काम करना है। तो ये उन्होंने चेंजिंग लाइफ। तो कुछ अदर लॉज है थॉर्नडाइक के। पहले लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स और वेरिड रिएक्शंस, ठीक है। तो ये लॉ क्या बताता है, जब सीखने वाले के सामने कोई नई सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए उसके जहन में बहुत सारे थॉट्स उठते हैं, ठीक है, और वो कई तरह से उसे सॉल्व करने के बारे में सोचता है। इस तरह क्या होता है, उसका जो मतलब नेचर है उसमें मल्टीपल रिएक्शंस होने लगते हैं कि ये करें कि ये करें। वो एक के बाद दूसरा मतलब ट्राई करता है और दूसरे तरीके से ट्राई करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करता है, जब तक कि किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन से उसको सक्सेस नहीं मिल जाती है। एक और है आपका लॉ ऑफ सेट एंड एटीट्यूड, यानी कि इस लॉ से क्या हमें मिलता है कि सीखने की जो प्रोसेस होती है वो ह्यूमन की कंप्लीट जो आपकी एक थॉट्स होती है
उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सीखने वाला क्या करता है कि एक काम को उस समय तक ठीक तरह से नहीं सीख पाता है जब तक कि उसका इस काम के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड ना हो। अगर हमें पता है कि ये काम करने से मेरा कोई भला नहीं होने वाला है तो वो उस काम को कोई भी तरीके से नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी क्या कहता है कि एक इंसान नई सिचुएशन में अपनी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पुराने एक्सपीरियंस की हेल्प लेता है। ठीक है, और वो कंपेयर करके ये देखता है कि जो नई सिचुएशन है या फिर मतलब किसी भी पहले की सिचुएशन में क्या जो नई सिचुएशन है वो पहले की सिचुएशन से अगर किसी भी तरह की कोई सिमिलैरिटी पा रहा है तो वो क्या करेगा, अपने उस एक्सपीरियंस का यूज करके नई सिचुएशन में सक्सेस पा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसमें क्या बताता है कि थॉर्नडाइक ने क्या मतलब अनाउंस किया कि कोई भी जो आपके पॉसिबल रिएक्शन है किसी भी स्टिमुलस से ब्लॉक नहीं की जा सकती है। अपने जो थॉट्स को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि भूखी बिल्ली को खाना देने के साथ खड़े हो जाओ का आदेश देता था और जैसे ही उसको वो ऑर्डर मिलता था वो खड़ी हो जाती थी। ठीक है, और ये प्रोसेस कई बार दोहराया गया। बाद में केवल जब वो खड़े हो जाओ कहते थे और खाना नहीं दिया तो क्या देखा कि खाने के एब्सेंस में भी केवल खड़े हो जाओ कहने से ही बिल्ली क्या हो जा रही थी, खड़ी हो जा रही थी। तो इस तरह जो उनके दिमाग में रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में खाने को और ऑर्डर देने को के लिए थी वो केवल ऑर्डर के प्रति ही मतलब ऑर्डर ही होने लगा। तो क्या देखा गया, थॉर्नडाइक के जो सहचारी स्थान था परिवर्तन के इस नियम ने ही आगे जाकर अनुबंधन सिद्धांत को भी जन्म दिया। नेक्स्ट हमारा है पावलोव्स कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी। इसमें इन्होंने कुत्ता लिया, कुत्ते के साथ इन्होंने क्या किया कि जो अडेप्टेड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अ काउंटर नेचुरल रिएक्शन टू एन अननेचुरल स्टिमुलस, यानी कि जो आपके अनुकूलित अनुक्रिया यानी कि जो आपके फेवर में होती है उसका मतलब क्या है कि अस्वाभाविक उत्तेजना जो होती है यानी कि जो अननेचुरल एक्साइटमेंट होता है उसके प्रति क्या हो, स्वाभाविक क्रिया हो यानी कि नेचुरल प्रोसेस का क्रिएशन हो जाना। ठीक है, जैसे एक बच्चा स्कूल जा रहा है, रास्ते में हलवाई की दुकान पर मिठाइयां देखकर बच्चे के मुंह से क्या होती है, लार टपकने लगती है। धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल होने लगता है। तो जब भी आपका अननेचुरल एक्साइटमेंट के मतलब फेवर में नेचुरल प्रोसेस होने लगे तो वो ही क्या कहलाती है, आपकी अडेप्टेड रिस्पॉन्स कहलाती है। अच्छा, इस थियरी को 1904 में रशियन साइकोलॉजिस्ट एक आईपी पावलोव थे, उन्होंने किया। इनके हिसाब से प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है रिस्पॉन्स से। ऊपर वाले ने क्या कहा था कि स्टिमुलस से रिस्पॉन्स होती है, इन्होंने क्या कहा ऊपर वाला जो थे थॉर्नडाइक उन्होंने कहा स्टिमुलस से इन्फ्लुएंस्ड होती है और पावलोव ने क्या कहा, रिस्पॉन्स से इन्फ्लुएंस होती है। पावलोव ने किया क्या, एक पालतू कुत्ता लिया, उसी पर अडेप्टेड रिस्पॉन्स का यूज किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया। तो इस कुत्ते की जो वो थी सलाइवा ग्लैंड थी उसका ऑपरेशन किया गया, जिससे क्या हुआ कि जो सलाइवा था उसको कलेक्ट किया जा सके। सलाइवा को एक ग्लास की ट्यूब में कलेक्ट किया गया। कुत्ते को खाना देते समय जब घंटी बजाई जाती थी तो खाना देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आता था, लार आ जाता था और ये नेचुरल है। तो घंटी बजते ही लेकिन खाना नहीं दिया जाता था, फिर भी कुत्ते के मुंह से क्या होती थी, लार टपकती थी। तो घंटी के साथ उसके जो अनुकूलित यानी कि उसके फेवर में जो प्रोसेस होता था वो होने लगती थी। ठीक है, तो इंसान इस बात को जानता है कि भूखे कुत्ते के मुंह से खाना देखकर लार का आना क्या है, नेचुरल है। तो पावलोव ने प्रयोग में एक साथ 2 उत्तेजनाएं दी थी। क्या था, क्या क्या उसको रिस्पॉन्स दिया था, एक घंटी का बजना और एक खाने को देना, साथ साथ चलता था। ये कुछ समय के बाद क्या हो गया ना कि खाना देना बंद किया गया, केवल घंटी बजाई गई। तो रिजल्टेंट क्या हुआ कि रिस्पॉन्स नहीं हुई जो खाना देने की मतलब खाने के दिए जाने के समय होती थी। इस टाइम इस जो एक्सपेरिमेंट था इसकी अगर क्लैरिफिकेशन करें तो इसकी जो साधारण व्याख्या क्या है कि जब 2 उत्तेजनाएं दी जा रही थी, पहली नहीं बाद में मौलिक, उस समय पहली क्रिया भी प्रभावशाली जाती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब देखा कुत्ते ने कि सिर्फ बेल तो बज रही, खाना नहीं मिल रहा, तो वो रिएक्शन देना बंद कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ स्टडी ऑफ अडेप्टेड रिस्पॉन्स। तो पहला हमारा नेचुरल एक्शन एंड रिस्पॉन्स, यानी कि खाने को देख के लार आना नेचुरल है। अब अननेचुरल एक्शन और रिएक्शन की बात करें तो खाना दिया गया और घंटी बजी,
तो लार टपका, ठीक है। फिर अननेचुरल एक्शन एंड साउंड ऑफ बेल सलाइवा नेचुरल एक्शन, घंटी की आवाज आते ही लार टपकने लगती थी, ठीक है। कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या थे कंडीशंस रिस्पॉन्स के, तो पहला हमारा डोमिनेंस ऑफ द रिस्पॉन्स था। तो पावलोव के एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जैसे ही बेल बजती थी तो कुत्ते का जो अटेंशन था वो फोकस हो जाता था साउंड पे, और ड्यू टू द सलाइवा कमिंग फ्रॉम द डॉग्स माउथ द बेल एंड द एक्ट ऑफ फीडिंग वर साइमल्टेनियसली, यानी कि जैसे ही उसको भूख सलाइवा निकलता था उसके मुंह से, तो उस टाइम क्या होता था कि बेल बजती थी और उसको खाने को दिया जाता था एक साथ। तो मोटिवेशन क्या था, हमेशा रिस्पॉन्सिबल था रिस्पॉन्स के लिए। टाइम रोटेशन ऑफ द टू स्टिमुलस की बात करें तो लाइक ऑल अदर थिंग्स द न्यू इंस्पिरेशन वाज गिवन फर्स्ट एंड द ओरिजिनल इंस्पिरेशन केम लेटर। तो इवन इफ द नेचर ऑफ मोटिवेशन इज चेंज्ड देयर विल बी अ रिस्पॉन्स, यानी कि देखा गया कि मोटिवेशन पहले दी गई और बेसिक जो मोटिवेशन थी वो बाद में दी गई। तो अगर हम मोटिवेशन का जो फॉर्म है वो बदल दें तो क्या होगी, तो भी हमारा रिएक्शन होगा ही होगा। फिर रिपीटेशन ऑफ द स्टिमुलस की बात करें तो जब एक्शन को रिपीट किया जाता है तो ये हमारे नेचर में बन जाता है। वॉटसन ने कंडक्ट किया कि सच एक्सपेरिमेंट ऑन अ चाइल्ड, ही स्कैर्ड द चाइल्ड विद द कैट, उन्होंने एक बच्चे को कैट से डराया। बाद में क्या हुआ, ही वॉज इंटीमेडेट विद फरी ऑब्जेक्ट्स, बाद में उसको फरी ऑब्जेक्ट से करने लगा। उसके बाद ये उसकी आदत बन गई बच्चे की कि वो हर फ्लफी या फरी ऑब्जेक्ट को देख के डरता था। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल रेनफोर्समेंट। तो द मोर पावरफुल द मोटिवेटर द ग्रेटर द रिस्पॉन्स, जितना ज्यादा हम आप उसका यूज करेंगे प्रेरक का उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होगा, जितना पावरफुल मोटिवेटर्स होगा उतना ज्यादा स्टिमुलस जनरेट होगा। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन। इसमें क्या हुआ कि पावलोव्स जो एक्सपेरिमेंट था रिवॉल्यूशन का फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो थे वो कंडक्ट करते थे एक्सपेरिमेंट ताकि वो ट्रुथ को एक्सप्लेन कर सके। तो जनरलाइजेशन जो है नॉर्मली ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स का वो कुछ इस तरह से कि अलोंग विद द ओरिजिनल स्टिमुलस आफ्टर अ फ्यू डेज the reaction to other object giving an unnatural stimulus is the same as the reaction with the original stimulus, यानी कि कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि अननेचुरल जो स्टिमुलस देने वाली बाकी चीजें थी उनकी मतलब फेवर में भी वैसे ही रिस्पॉन्स होने लगती है जैसे कि आपके नेचुरल ओरिजिनल स्टिमुलस के साथ होने वाली होती है। उसके बाद हम बात करें कि कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है, कि बेसिस ऑफ एडाप्टेड रिस्पॉन्स जो है ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो जी लेस्टर एंडरसन ने क्या कहा कि जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है अडाप्टिव फीडबैक का वो हैज बीन दैट वी हैव फाउंड अ बेसिक साइंटिफिक बेसिस फ्रॉम विच वी कैन बिल्ड अ थियरी ऑफ लर्निंग। इसमें कुछ आपके फॉर्म थे, जैसे पहला था एम्फेसिस ऑन मैकेनिज्म, यानी कि ये क्या करता है इंसान को एक मैकेनिक मानकर चलता है। ये दिखाता है कि इंसान मशीन नहीं है, वो मतलब लॉजिक दे सकता है, वो सोच सकता है, वो इमेजिन कर सकता है। और अनस्टेबिलिटी की बात करें तो जो फेवरेबल रिस्पॉन्स होता है वो अनस्टेबल होता है। मतलब ये देखा जाता है कि जिस तरह कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट में जो प्रोसेस है वो फिक्स हो जाती है, उसी तरह अगर हम स्टिमुलस के उसमें रिलेटिव में जो स्टिमुलस के संबंध है उनको हम जीरो कर दें तो धीरे धीरे क्या होगी कि वो जो आपकी रिस्पॉन्स है वो प्रभावहीन हो जाएगी, यानी कि इनइफेक्टिव हो जाएगी। जैसे वो कुत्ते वाला था कि घंटी बजती थी, खाना मिलता था, फौरन उसके मुंह से लार निकलता था। कुछ टाइम बाद सिर्फ घंटी बज रही थी, खाना नहीं मिल रहा था, तो उसके मुंह से लार निकलना यानी कि रिएक्शन होना बंद हो गया था। एक्सपेरिमेंट किया गया चिल्ड्रन और एनिमल पे। तो ये जो थॉट थे ये बच्चों पे और जो एनिमल थे उन पे यूज किया गया। पावलोव का जो कंट्रीब्यूशन था उसके थियरी पे वो क्या था कि इसमें पहली बात करें तो कैपेसिटी की, कि जो आपका अडाप्टेड रिस्पॉन्स था वो स्नायु प्रणाली का था, यानी कि नर्वस सिस्टम का एक पार्ट था। इसलिए सीखने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, इसका इफेक्ट पड़ता है। यानी कि लैंग्वेज जो आपका डेवलप होता है और जो आपका इंडिकेशन होता है सिस्टम पर, इसका सीधा सीधा अफेक्ट दिखाई देता है। प्रैक्टिस की बात करें तो रिस्पॉन्स अडाप्ट कैसे होता है, प्रैक्टिस से
नेक्स्ट है मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है, उसे आपने लालच दिया तभी वो बार बार निकल के आ पा रहा था। अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है कि पावलोव जो थे वो अपोज थे यूज ऑफ सब्जेक्टिव टर्म के। ही सेड ऑफ द अडैप्टेड रिस्पॉन्स, व्हेन अ रिलेशन और कंजक्शन इज फॉर्म्ड, the knowledge of matter, the relation and its surrounding are indicated. when you use it again, it is called intact. ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स यूज इन एजुकेशन, यानी कि बेसिस जो है आपका कस्टमाइज रिस्पॉन्स का वो है क्या है, बिहेवियर। वॉटसन जो थे बेसिस ऑफ कस्टमाइज रिस्पॉन्स के, उन्होंने कहा कि गिव मी एनी चाइल्ड, मुझे कोई भी बच्चा दो, आई कैन मेक हिम वेदर आई वांट, हम उसे जैसा चाहेंगे वैसा बना देंगे। ही गिव्स स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द अडैप्टेड रिस्पॉन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पावर, उन्होंने एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, और दिस डॉक्ट्राइन कैन बी इजिली यूज्ड इन स्कूल, और इसका यूज हम लोग स्कूल में इजिली कर सकते हैं। हैबिट इंफॉर्मेशन, यानी कि बेसिस ऑफ जो कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स है वो बिहेवियर है। वॉटसन ऑन द बेसिस ऑफ गिव मी एनी, सॉरी ये दोबारा से वही चीज लिख गया। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, थ्रू दिस प्रिंसिपल गुड एटीट्यूड कैन बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे में एक अच्छा एटीट्यूड हम डेवलप कर सकते हैं। उन्हें किस तरह से, रोल मॉडल रिप्रेजेंट करके, उनको इंस्पायर कर सकते हैं, अच्छे अच्छे रिस्पॉन्ड दिखा करके अडॉप्शन के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेटर्स एंड मल्टीप्लिकेशन, तो इस थियोरी के हिसाब से चिल्ड्रन क्या है, डेवलप कर सकता है अल्फाबेटिकल और मल्टीप्लिकेशन। इस प्रिंसिपल के हिसाब से मोर एम्फेसाइज नीड टू बी लेड ऑन प्रैक्टिस, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर चीजों को सीख पाएंगे। क्योर ऑफ मेंटल एंड इमोशनल, ये थियोरी ऑफर करती है ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, किसके लिए, जो मेंटली अनस्टेबल या इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर का भी इसमें रोल है, यानी कि टीचर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है ऑप्टिमाइज्ड रिस्पांस पे, वो ज्यादा क्रिएटिंग होना चाहिए एनवायरनमेंट में। ठीक है, द टीचर शुड इम्प्लीमेंट द डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इमीडिएटली, यानी कि अगर किसी ने कोई काम अच्छा किया तो उसको फौरन मतलब रिवॉर्ड दो, और अगर किसी ने कोई काम बुरा किया तो उसको फौरन पनिशमेंट करो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनेबल करेगा फास्टर एग्जीक्यूशन पे भी, बच्चे भी फौरन एग्जीक्यूट चीजों को करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें तो इन अ सीरीज ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस बीएफ स्किनर डेवलप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव अटैचमेंट की। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, एक्टिव बॉन्डिंग इज दैट एक्शन ऑफ द लर्नर बिकम्स अ मीन ऑफ जनरेटिंग रीइंफोर्समेंट। ठीक है, और ये कंडीशन अराइज कब होती है, जब व्हेन वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा इसी स्किनर ने किस पे किया था, इन्होंने एक चूहे पे किया था एक्सपेरिमेंट और एक कबूतर पे किया था। स्किनर ने क्या किया था, चूहे और कबूतरों पर एक्सपेरिमेंट किया, और इसके हिसाब से दो टाइप्स ऑफ बिहेवियर का देखा, एक रिस्पोंडेंट देखा और एक ऑपरेंट देखा। रिस्पॉन्ड जो था वो रिलेट किससे करा था, स्टिमुलस से, और एक्टिवेशन इज नॉट रिलेटेड टू एनी नोन स्टिमुलस, और ये इंडिपेंडेंट था। ठीक है, 1930 में स्किनर ने सफेद चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया, उसके एक लीवर वाला बॉक्स बनाया, इस लीवर में चूहे का पैर पड़ता था, खट की आवाज को सुनकर चूहा आगे बढ़ता और प्याले में खाना मिलता। ये खाना चूहे के लिए क्या था, रीइंफोर्समेंट का काम करता था, और चूहा इसलिए लीवर दबाता था, चूहा भूखे होने के कारण ड्राइव्ड होता था और एक्टिव रहता। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे उसका लीवर पे पड़ता था, फौरन उसको फूड की ट्रे और वाटर यहाँ से मिलता था। ठीक है, तो स्किनर ने लिवर की जो प्रोसेस थे उसके मतलब यूज के कुछ वजह बताए कि पहला क्या था कि चूहे के लिए लिवर दबाना इजी वो था फैक्ट, चूहा घंटे में कई बार लीवर दबाने के प्रोसेस पे काम करता था, और उसके इस बिहेवियर का जो इंस्पेक्शन था वो इजीली किया जा सकता था। लीवर दबाने की क्रिया का जो आभास हो जाता था, यानी कि एक्शन ऑफ प्रेसिंग द लीवर इज परसीव्ड। इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियरली पता चलता था कि अगर एक्शन को फॉलो किया जाए बाय अ स्टिमुलस दैट इंपैक्ट फोर्स, द पावर ऑफ दैट एक्शन इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारा ऑपरेंट कंडीशन की बात करें तो स्किनर ने कबूतर पर भी एक क्या किया था, ऑपरेंट कंडीशन का एक्सपेरिमेंट किया था। कबूतर को क्या किया था, स्किनर ने बॉक्स में एक लीवर को दबाना था, स्टार्टिंग में बॉक्स में लाइट की अरेंजमेंट थी, कबूतर ने क्या किया, एक फिक्स्ड बिहेवियर सीख लिया। उसका ये जो परीक्षण था ये 6 डिफरेंट
टाइप की लाइट्स की एक्सपेरिमेंट पे था। कम से अधिक लाइट जो एक आइडिया था, उसमें कुछ टाइम लिमिट मतलब टाइम पीरियड रखा गया था, ठीक है। तो स्टिमुलस में और अन्य मतलब जो ओरिजिनल स्टिमुलस था और जो बाकी स्टिमुलस था, उनमें ये देखा गया कि कबूतरों ने नए जो स्टिमुलस थे उसके हिसाब से रिस्पॉन्स किया, और ये जो प्रोसेस था ये ओरिजिनल था और न्यू था, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल में जो आपका जनरलाइजेशन के एलिमेंट्स थे उसका स्पेशल इंपॉर्टेंस था, ठीक है। तो लिवर पे क्या होता था, जब भी कबूतर चोंच मारने की प्रोसेस में ये देखा गया कि जब भी लाइट में लिवर को देखा गया तो ओरिजिनल स्टिमुलस जनरेट हुआ, और फिर क्या हुआ कि लाइट जो अरेंजमेंट थी, जैसे जैसे डिफरेंस होता गया वैसे वैसे रिस्पॉन्स भी क्या हो गया, कम होता गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही कम लेटर्स में यूज किया गया, ठीक है। जब पॉजिटिव स्टिमुलस रिप्रेजेंट हुआ तो उसके रिजल्टेंट में हमें लर्न रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, और जब नेगेटिव मिला तो फिर रिस्पॉन्स डिक्रीज होने लगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें तो स्किनर ने बहुत सारे यूज से ये प्रूव किया कि जो भी प्राणी हो, ह्यूमन हो या एनिमल हो, किसी भी काम को करने या सीखने के फेवर में एक्टिव होते हैं, जिसका जो बेस है वो क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, रेनफोर्समेंट होना चाहिए और ऑपरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब कंडीशंस ऑफ एक्टिव अटैचमेंट की बात करें तो जो आपके एक्टिव अटैचमेंट का बेस है वो रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट की अगर हम डिफाइन करें तो जो पॉजिटिव या एक्टिव आपका अटैचमेंट है, कोई भी स्टिमुलस को जो किसी भी तरह के रिस्पॉन्स को मतलब आपके क्रिएट करता है, वही क्या कहलाता है, रीइंफोर्समेंट। और रीइंफोर्समेंट बार बार दिया जाता है, वो काफी ज्यादा आपका समझ जाइए रिपीटेडली बिकम्स द डिजीज फैक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर, यानी कि वो फ्यूचर के बिहेवियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन एंड ऑपरेंट कंडीशन की बात करें तो गिविंग शेप टू लर्निंग, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, हमें लर्निंग का एक शेप मिलता है किसी भी चीज को बार बार। तो टीचर यूज कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को, एक्टिव बॉन्डिंग ऑफ लर्निंग टू गिव द डिजायर्ड फॉर्म टू द लर्निंग बिहेवियर, ठीक है। वोकैबुलरी और एक्वायर्ड लर्निंग का भी इसका, तो स्किनर ने एम्फेसाइज किया यूज ऑफ फोर्स्ड और प्रोग्राम्ड लर्निंग को, ताकि वो इंक्रीज कर सके वोकैबुलरी को और सिमेंटिक को। इन दिस द वर्ड्स आर प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक एजुकेशन, तो इसके जरिए स्किनर जो है वो कंसीडर करते हैं ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ लर्निंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, और क्या पाया कि एक्टिव एंगेजमेंट यूजफुल फॉर द लर्निंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मेंटल पेशेंट। यानी कि एक्टिव एंगेजमेंट मतलब किसी भी चीज को, दो चीजें होती है, एक आपका होता है एक एक्टिव और एक होता है पैसिव। पैसिव मतलब रुका हुआ, एक्टिव मतलब क्या है कि हम उस चीज के लिए एक्टिव है, किसी भी काम को करने के लिए फौरन। फिर क्या है नेक्स्ट आपका कि रिजल्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो व्यवहारिक जीवन, यानी कि जो हमारी एक जनरल लाइफ है उसमें ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनसे क्या होता है, ह्यूमन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो अगर सीखने वाले को अपनी जो भी प्रगति हो रही है, यानी कि प्रोग्रेस हो रहा है, या फिर रिजल्ट की जो इंफॉर्मेशन हो, तो वो क्या कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीइंफोर्समेंट पे इंपॉर्टेंस, रीइंफोर्समेंट का इंपॉर्टेंस, यानी कि किसी भी काम को बार बार करना, उन्हें पुरस्कार के साथ, दंड के साथ, परिणाम का ज्ञान देकर के। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, पोस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। स्किनर के विचारों की कुछ आलोचना भी है, क्या है क्रिटिसिज्म, कि स्किनर जो कॉन्ट्रैक्ट था ये लिमिटेड नहीं था, इसके अंदर इन्वॉल्व था स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड थियरी, और इसका जो लॉ ऑफ प्रिपरेशन था उसको नेग्लेक्ट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन एक्टिव कॉन्ट्रैक्टिंग। स्किनर को कंसीडर्ड किया गया रीइंफोर्समेंट टू द गिवर ऑफ पावर, बट द परफेक्शन ऑफ लर्निंग लाइज इट्स फुलफिलमेंट, दिस एस्पेक्ट हैज बीन इग्नोर्ड। एक्टिव एंगेजमेंट जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए होता है, दैट द लर्नर कैन टेक एडवांटेज, ठीक है। फिर आता है कोहलर की थियरी। कोहलर की थियरी में गेस्टॉल्ट का क्या मतलब होता है कि गेस्टॉल्ट जो है वो एक जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज की कंप्लीट फॉर्म, ठीक है। तो गेस्टॉल्ट थियरी के हिसाब से कोई भी पर्सन या एनिमल परसीव करता ऑब्जेक्ट को, सिचुएशन को और प्रॉब्लम को एज एन ऑर्गेनाइज्ड होल, एक पूरा कंप्लीट के फॉर्म में, ना कि एक अलग फॉर्म में।
तो कोर आइडिया जो इस थियरी का होता है वो क्या होता है कि होल इज मोर मीनिंगफुल देन द सिंपल सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि ये इसका मतलब मेन कोर है गेस्टॉल्ट का कि एक कंप्लीट चीज ज्यादा मीनिंगफुल होती है एज कंपैरिजन टू उसके पार्ट्स के। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम किसी भी पिक्चर को देखते हैं तो हम उसके अलग अलग पॉइंट्स या लाइन को नहीं बल्कि पूरी की पूरी पिक्चर को देखते हैं, ठीक है। जैसे म्यूजिक में अगर हम बात करें तो डिफरेंट नोट्स टुगेदर फॉर्म अ मेलोडी विच कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय सिंगल नोट अलोन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नोट मिलके एक मेलोडी फॉर्म म्यूजिक क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर हम एक सिर्फ सिंगल म्यूजिक सुने तो हमें कोई भी उसमें मेलोडियस नहीं दिखेगा। इन सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी स्टूडेंट सॉल्व करता है प्रॉब्लम को पूरे स्ट्रक्चर इंटायर प्रॉब्लम को जान के, ना कि एक सिर्फ वर्ड या लेटर को जान के। कोहलर का एक्सपेरिमेंट क्या था कि ये एक लीडिंग फाउंडर्स थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के। इन्होंने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट को किस पे, चिंपैंजी पे, ताकि वो नेचर ऑफ लर्निंग को अंडरस्टैंड कर सके। एक्सपेरिमेंटल सेटिंग क्या था कि कोहलर ने अपने एक्सपेरिमेंट पे टेनेरिफ जो एक आपका आइलैंड है उसमें प्रयोगशाला में किया, ठीक है, यानी कि लैब में किया। सबसे जो फेमस इसका एक्सपेरिमेंट था सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी पर किया गया। सुल्तान को क्या किया गया, एक कमरे में रखा गया जिसकी छत से क्या किया, केला लटका दिया गया। केला जो उसकी था, उसकी जो जनरल पहुंच जहां थी, ठीक है, जहां पे केला लटका हुआ था उसकी पहुंच से बाहर था, लेकिन कमरे में कुछ लकड़ी के बॉक्स रखे गए थे, ठीक है। अब जो प्रोसीजर था क्या था कि स्टार्टिंग में सुल्तान ने केले को पाने के लिए उछलने कूदने और हाथ बढ़ाने का यूज किया, लेकिन कई बार फेल होने के बाद उसने कुछ टाइम तक कोई भी ट्राई नहीं किया और चुपचाप एक जगह बैठ गया। इस जो शांत अवस्था थी उसकी, यानी कि स्टॉप ट्राइंग थी, उसमें उसने पूरी परिस्थिति का मानसिक निरीक्षण किया, यानी कि जो भी वहां पे चीजें थी उसका पहले इंस्पेक्शन किया कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। इस काम फेज में वो मेंटली ऑब्जर्व किया एंटायर सिचुएशन को। अचानक उसे क्या मिला, अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया। उसने क्या किया, बक्से को एक दूसरे के ऊपर रख कर उन पर चढ़कर केले को पा लिया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट का कि इस एक्सपेरिमेंट से ये उसे मिला कि लर्निंग धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक होती है। और फिर सुल्तान ने क्या किया कि प्रॉब्लम का सल्यूशन ट्राई और एरर मेथड से नहीं किया, ठीक है, और जो लर्निंग थी वो हुई और मानसिक संगठन पर आधारित है, यानी कि मेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे। इनके हिसाब से सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी कि लर्निंग बेस्ड ऑन होलनेस, ठीक है, और क्या, सडन लर्निंग, अचानक से उसने देखा ना डब्बे रखे होते, लैक ऑफ ट्राई एरर, यानी कि यहाँ पे बार बार की गई निरर्थक गलतियों का क्या था, अभाव था, ठीक है। एम्फेसाइज किस पे किया, मेंटल फंक्शन पे। पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर था, यानी कि जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखा गया ज्ञान नई परिस्थितियों में भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस था, ड्यूरेबिलिटी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट गैगने का लर्निंग थियरी, ठीक है। गैगने ने क्या किया था, गैगने ने लर्निंग को इस फॉर्म में डिफाइन किया कि लर्निंग जो है वो ह्यूमन सोसाइटी और उसकी कैपेसिटी में चेंज है जो कुछ समय तक एक्सेप्ट किया जाता है और जो केवल समझिए प्रॉफिट की प्रोसेस के ऊपर ही लगता है, ठीक है। इसके 4 पॉइंट्स थे, क्या था कि लर्निंग जो है वो चेंज इन बिहेवियर है, बिहेवियरल चेंज कैन बी प्रोबेबल, चेंजेस इन बिहेवियर एंड एबिलिटी आर नॉट लॉन्ग टर्म, यानी कि कोई भी चेंजिंग बिहेवियर में आ रही है लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। टर्म लर्निंग इज नॉट यूज्ड टू रिफर टू चेंजेस इन एबिलिटी दैट अकर्स ड्यू टू मैच्योरिटी, यानी कि इन्होंने कहा कि जो टर्म लर्निंग है इसका यूज हम सिर्फ चेंजेस के लिए नहीं कर सकते अपने एबिलिटी में, ठीक है। गैगने की जो ये अजम्पशन था कि ऑर्डिनरी बिहेवियर रिक्वायर्स डिटरमाइनिंग सर्टेन प्री रिक्वेसाइट्स, ठीक है, यानी कि साधारण व्यवहार के लिए कुछ पूर्ण आवश्यकताओं का निर्धारण करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग ऑफ द मेमोरी लेवल इज प्री रिक्वेसाइट फॉर द टीचिंग ऑफ द कंप्रिहेंशन लेवल, यानी कि जैसे बौद्ध स्तर की बात करें उसके शिक्षण के लिए स्मृति स्तर का शिक्षण पूर्व आवश्यक होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा गैगने हैज डिफाइंड टीचिंग एज टीचिंग इज द प्रोविजन ऑफ लर्निंग एंड कंडीशन फॉर द स्टूडेंट इन एन एक्सटर्नल वे, यानी कि इन्होंने लर्निंग को कैसे डिफाइन किया कि किसी स्टूडेंट के लिए जो एक्सटर्नल फॉर्म में लर्निंग की सिचुएशन होती है उसकी जो सिस्टम है उसको मतलब सिस्टमाइज करना ही क्या है, लर्निंग है, ठीक है।
स्टार्टिफिकेशन इज कैरिड आउट इन द सिस्टम ऑफ लर्निंग कंडीशंस, यानी कि जो आपका स्टार्टिफिकेशन है यही कैरी करना चाहिए लर्निंग कंडीशन के सिस्टम में, ठीक है। एवरी लर्निंग सिचुएशन उसके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नेसेसरी होता है फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप रिटेंशन पावर, यानी कि अपनी किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसकी जो प्री एग्जिस्टिंग एक कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड हम पढ़े हो उसका यूज करना भी जरूरी होता है। इनके वर्क में कंडीशन ऑफ लर्निंग गैगने हैज डिस्क्राइब्ड 8 टाइप ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो 8 टाइप क्या क्या थे आपके? साइन सिग्नल या साइन लर्निंग कह दीजिए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग, डिफरेंशियल लर्निंग, सफिक्स लर्निंग, आर्ट ऑफ प्रिंसिपल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये आपका नीचे से ऊपर ऐसे जाता है 8 नंबर पे। सिग्नल लर्निंग में क्या है? सिग्नल लर्निंग सिचुएशन जो है वो बेस्ड होती है क्लासिकल कोवेनेंट प्रेजेंटेड बाय पावलोव। जब एक अननेचुरल स्टिमुलस रिपीटेडली प्रेजेंट होता है साइमल्टेनियसली विद अ नेचुरल स्टिमुलस, ओनली द अननेचुरल स्टिमुलाई आर एबल टू एलिक्ट अ नेचुरल रिस्पॉन्स इन प्लेस ऑफ नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है। जैसे क्या था कि पावलोव के एक्सपेरिमेंट में क्या था कि घंटी के बजने से ही कुत्ता लार गिराने लगता है, तो छोटे बच्चों को अगर लेटर्स का हम क्या करें, लेटर्स जानने में एक सिग्नल लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट कर दे, जैसे क अक्षर की पहचान कराने के लिए उसके साथ कबूतर का वो दिखाएं पिक्चर, ख के लिए हम खरगोश का पिक्चर दिखाएं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल उसके जो लर्निंग में शिक्षण उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो लर्निंग है वो छोटे बच्चों की अच्छी आदतें सिखाने में भी प्रॉफिट होता है, लेकिन हायर लेवल के लर्निंग में सिग्नल लर्निंग जो है वो नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। इसे गैंगे द्वारा निम्न स्तर पर रखा गया, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे। फिर लर्निंग द स्टिमुलस रिस्पॉन्स, तो सेकंड टाइप ऑफ लर्निंग क्या है? गैगने ने बताया स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जो कि सिमिलर है थॉर्नडाइक के ट्रायल और एरर थियोरी पे। स्किनर्स ने एक्शन इंक्लूडेड कंडीशनिंग एंड किम्बल्स इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग का यूज किया। इसके कंट्रास्ट में फर्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल लर्निंग था। दिस टाइप ऑफ लर्निंग हैज अ रिलेटिवली डेफिनिट एंड प्रिसाइज रिस्पॉन्स टू एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं कि अपने गले में बंधे पट्टे और जंजीर के जो ओनर थे उससे जो दिए जाने वाले विशिष्ट जो डिफरेंट टाइप के झटके थे उसके लिए कुत्ता जो था डिफरेंट रिएक्शन देता था। इसके लिए उसे क्या मिलता था? रिवॉर्ड दिया जाता था, उसे फेम मिलता था, लेकिन बाद में उसके गले में ना तो पट्टा बांधा होता था और ना ही जंजीर का प्रयोग किया जाता था, फिर भी वो अपने ओनर के जो ओरल उसको ऑर्डर दिए जाते थे कि बैठना है, खड़ा होना है, लेटना है, इसका रिस्पॉन्स करता था और ये रिस्पॉन्स मतलब फिक्स्ड होती थी और अच्छी होती थी। इस तरह से सही रिस्पॉन्स से नए बिहेवियर सीखने से उसे आगे के लिए रीइंफोर्समेंट मिलता था। तो थॉर्नडाइक का जो ट्राई और एरर जो आपका लर्निंग था वो भी इसी सीरीज का एक लर्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट इसको इन्होंने सेकंड पे रखा था लेवल पे। थर्ड लेवल पे क्या था? चेन लर्निंग। चेन लर्निंग दो और ज्यादा स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को ज्वाइन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो एक बच्चा जिसने दरवाजा खोलने की चेन को नहीं सीखा है, ठीक है, जैसे हाथ में चाबी, ताले को देखना, ऊपर की सीध में चाबी का मतलब टेस्ट करना, उसे ताले में डालना, और जब तक कि वो पूरी तरह से अंदर ना पहुंच जाए इस चाबी को दूसरी ओर घुमाना, जब तक कि ये पूरी तरह ना पहुंच जाए खुले दरवाजे को धक्का देना, ठीक है। तो रॉबर्ट गैगने ने दो टाइप के चेन लर्निंग की एक आपका वर्बल चेन लर्निंग और एक नॉन वर्बल। तो वर्बल चेन लर्निंग में क्या होगा कि टीचर प्रेजेंट करेगा कंटेंट सीक्वेंस इन अ कंटेंट, ठीक है, यानी कि पहले आपको मान लीजिए पहले वो ABCD सिखाएगा, उसके बाद कहेगा कि आपको लाइक एंट लिखना है तो कहेगा ANT को मिला करके, तो ये क्या हो रहा है? एक चेन लर्निंग हो रहा है, ठीक है। नॉन वर्बल क्या होता है कि पिक्चर और अदर विजुअल एड्स फॉर लर्निंग आर प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस, ठीक है। अब हम बोल नहीं रहे, वो मुझे पिक्चर दिखा रहे हैं, जैसे स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एम्ब्रायो टू अडल्ट, ठीक है। पहले हमने एक एम्ब्रायो का दिखाया पूरा पिक्चर, फिर हम अडल्ट का पिक्चर दिखा रहे और एक दूसरे से रिलेट करें। पहले हमने दिखाया ये टिश्यू है, ये आपका टिश्यू सेल मिलके बन गया, इसी तरह आपकी मतलब स्केलेटन बन गया, धीरे धीरे चीजें हम पूरी एक चीजों पे आ गए। फोर्थ पे आता है लर्निंग वर्बल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ लर्निंग सिचुएशन जो है वो टाइप ऑफ चेन लर्निंग ही है। इस टाइप ऑफ लर्निंग में वर्बल रिस्पॉन्स सीक्वेंस जो है वो अरेंज होता है, ठीक है।
द यूनिट बिफोर इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू लर्न द लेक्सिकल यूनिट फॉर मोर कॉम्प्लेक्स लेक्सिकल यूनिट। अरेंजमेंट कैसा एक्ट करेगा, सीक्वेंस और नोटेशन का, ठीक है। एग्जाम्पल में बताएं तो जब एक बच्चा जो है गेंद को पहचान कर उसे गेंद कहने के साथ साथ लाल गेंद कह देता है, यानी कि गेंद तो दिया, वो बॉल तो पहचान गया, साथ में उसको रेड भी कहने लगा, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, वो 3 यूनिट का जो वर्ड है वो सीख जाता है, ठीक है। तो गैगने का क्या मानना है कि लंबी मुखलाओं को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़कर अधिगम को अधिक सफल बनाया जा सकता है, यानी कि एक बड़ी सी चीजों को हम छोटी छोटी चीजों में सिखा सकते हैं। जैसे पहले हमने बच्चे को सिखाया लाल पीला कलर क्या होता है, उसको दिखाया, फिर हमने बताया कि ये बॉल होता है, फिर उसने दोनों को जोड़ के कह दिया कि ये रेड बॉल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल लर्निंग। तो डिफरेंशियल लर्निंग में क्या, डिफरेंशियल लर्निंग क्या होती है हमारी, कि इस लर्निंग में प्रोसेस के लिए जो आपके वाचिका तथा यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल जो चेन थी इसकी पूरी जरूरत होती है। इसमें 2 सीरीज में जो विभेदीकरण की क्षमता होती है यानी कि डिफरेंशिएशन की कैपेबिलिटी, उसका डेवलपमेंट किया जाता है। इस लेवल पर क्या होता है, स्टूडेंट में डिफरेंट स्टिमुलस के फेवर में डिफरेंट रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी डेवलप होती है, जबकि दोनों स्टिमुलस बेसिक फॉर्म में सेम दिखते हैं। जैसे पेट्री डिश में रख के दोनों सफेद जो आपके चूड़ होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, तो उन्हें प्रॉपर्टी के बेस पर स्टूडेंट क्या करे, पहचान सके कि कौन सा नमक है और कौन सा नौसादर। यानी कि हमने 2 पाउडर रखा, एक में नमक रखा व्हाइट कलर का और एक में नौसादर रखा, तो अब बच्चों में इतनी कैपेबिलिटी हम इंक्रीज कर दे रहे हैं कि वो पहचान पा रहा है कि ये नमक है, ये नौसादर है। नेक्स्ट है हमारा सफिक्स लर्निंग। सफिक्स लर्निंग क्या होता है, मल्टीवेरिएट लर्निंग जो है वो प्री रिक्वेस्ट फॉर द लर्निंग है। कैंडलर ने 1964 में फर्स्ट टाइम मेंशन किया था सफिक्स लर्निंग को। गैंगे ने डिफाइन किया कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो लर्निंग दैट मेक इट इज पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू एन ऑब्जेक्ट और इवेंट एज अ क्लास। इस लेवल ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा पहले परसीव करता है सब्सटेंस को, पहले जब उसने परसीव कर लिया फिर एनालाइज किया, फिर देयर प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइज देयर जनरल क्वालिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज जनरल क्वालिटीज उसको डिस्टिंग्विश करता है, क्लासिफाई करता है सब्सटेंस को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में और फिर उसे नाम देता है। फिर एक्ट या प्रिंसिपल लर्निंग की बात करें तो सफिक्स लर्निंग जो है वो प्री रिक्वेस्ट किसकी है, एक्ट लर्निंग की है, यानी कि इससे जस्ट लिंकअप है। जब स्टूडेंट ग्राफ्स पढ़ लेता है सफिक्स वेल को तो बिहेवियर क्या होता है, कंट्रोल होता है इस तरह से कि वो एक्सप्रेस कर पाता है रिलेशनशिप किसमें, सफिक्स में, ठीक है, वर्ड्स के। और इस टीचिंग में सिस्टम जो है वो सिस्टम इज डन एट द कंटेम्पलेटिव लेवल, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझें तो हम एरिया और प्रेशर जो है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एरिया एंड प्रेशर कॉन्सेप्ट such a situation should be created that the student can express the relation between area and pressure। देखिए अगर हमें एरिया और प्रेशर के बारे में बताया गया है तो हम फॉर्मूला एक जानते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो हम वहां से इजिली क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो कि 8th नंबर पे है, तो अंडर दिस नॉट ओनली द एक्ट्स आर यूज, इसके अंदर सिर्फ एक्ट्स नहीं यूज किया जाएगा बल्कि चिल्ड्रन सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को अब उसकी ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी के साथ। थिंकिंग लेवल टीचिंग इज द ओनली अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ लर्निंग फॉर सच लर्निंग फॉर्म्स, यानी कि सबसे ज्यादा यही ओरिजिनल फॉर्म है पढ़ने का। जब सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट किया जाए स्टूडेंट के लिए इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, तो चाइल्ड एक्सपीरियंस करे प्रॉब्लम को, देन कंसीडर करे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके बाद टेस्ट करे हाइपोथेसिस को, फिर सॉल्व करे और फाइनली एक कंक्लूजन ड्रॉ करे और जनरलाइज करे। ये हाईएस्ट लेडर होता है लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो प्रोसेस है जहां पे नॉलेज, स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग लर्नड होता है एक कॉन्टेक्स्ट में और अप्लाई किया जाता है दूसरे में, न्यू में, डिफरेंट सिचुएशन में, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके या पुअर कर सके या कोई अफेक्ट ना पड़े। और यही लर्निंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है बिकॉज दी प्रीवियस लर्न नॉलेज इज एडेड टू द न्यू नॉलेज। क्यों सबसे ज्यादा सही होती है, क्योंकि हम इसमें पुराने पढ़े हुए नॉलेज को यूज कर पाते अपने नए नॉलेज में, ठीक है। such as using mathematics learned in childhood in shopping, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताए तो पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है कि आफ्टर लर्निंग टू राइड अ स्कूटर इट सीम इजी टू राइड अ मोटरसाइकिल, यानी कि पहले हम स्कूटर को जब सीख लेंगे तो हम मोटरसाइकिल को चलाना इजिली सीख लेंगे। निगेटिव क्या होता है
कि ग्रामर रूल्स एक लैंग्वेज क्रिएट करे कंफ्यूजन में व्हेन लर्निंग अदर लैंग्वेज, ठीक है। और जीरो ट्रांसफर क्या होता है कि एक सब्जेक्ट में सीखा गया नॉलेज का यूज दूसरे में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जैसे मैथमेटिक्स की बात कर लें और हिंदी की बात कर लें, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके प्रिंसिपल क्या हैं, तो पहला थियरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। ये थियरी क्या करता है कि ये कहता है कि जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या करता है कि माइंड को ट्रेंड करता है और एक सब्जेक्ट में प्रशिक्षण को दूसरे सब्जेक्ट में भी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर अकर्स ओनली व्हेन सर्टेन एलिमेंट्स सच एज मेथड, कॉन्सेप्ट और पर्पस आर द सेम इन टू सिचुएशन। यानी कि इसमें ट्रांसफर तभी हो पाएगा जब दोनों सिचुएशन में कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, मेथड है, पर्पस है, एक ही टाइप का हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेसन लर्न फ्रॉम साइकिलिंग हेल्प इन ड्राइविंग अ कार because both have the same element of steering, brakes, etc. अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कि थियरी ऑफ जनरलाइजेशन। ये स्टेट क्या करता है, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस लर्नड इन अ सिचुएशन आर टर्न्ड इनटू जनरल प्रिंसिपल और रूल्स विच आर देन अप्लाइड टू न्यू सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ़िगरेशन की थियरी। ये किस पे बेस होती है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी पे। इनके हिसाब से जब लर्नर ग्रास्प कर लेगा सिमिलैरिटीज को किस में, कंटेंट में, मेथड में और अप्रोच में, दो सिचुएशन के, तो नॉलेज जो लर्न करेगा एक सिचुएशन को ट्रांसफर करेगा दूसरे सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग टू लर्न। ये क्या बताता है कि एक ही तरह की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट एक जो सीखने का मेथड होता है वो डेवलप कर लेता है, जिससे फ्यूचर में जो भी नई प्रॉब्लम्स आए उसको सॉल्व करना इजीली हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा थियरी ऑफ प्रपोर्शन। ये थियरी क्या करता है, अज्यूम करता है कि प्रपोर्शन जो है जिसमें स्किल और नॉलेज का यूज किया जाता है सेम प्रपोर्शन में एज इट्स ट्रांसफर। तो ये तो था हमारा लर्निंग। अब मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन क्या है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स है जो कि मोटिवेट करता है पर्सन को ताकि वो चीजों को आगे कर सके, अपना गोल अचीव करने के लिए ये एनर्जी देता है लोगों को। इसकी जनरल मीनिंग क्या है कि मोटिवेशन इज द इंटरनल स्टेट दैट एक्टिवेट्स अ पर्सन टू रीच अ गोल। It is the motivation to move forward that may arise from an internal emotion or an external factor. ऐसे ही W.H. टर्नर ने भी कहा है कि मोटिवेशन जो है ये एक स्टेट है जिसमें पर्सन की टेंडेंसी या डिजायर एक्ट करती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसके टाइप्स की बात करें तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, ये तब होता है जब इंसान किसी काम को अपनी खुद के डिजायर या खुद की एंजॉयमेंट के लिए करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि कोई खेल खेलना है, नई लैंग्वेज सीखनी है, किसी शौक को पूरा करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये क्या होता है, ये तब होता है जब कोई भी इंसान अपनी बाहरी फैक्टर जैसे इनाम हो गया, रिवॉर्ड हो गया, पनिशमेंट हो गया, फेम हो गया, कोई प्रेशर हो गया, इस वजह से करता हो। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखा जाए तो एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ना, उससे क्या होगा, हमें रिवॉर्ड मिलेगा। ऑफिस में प्रमोशन के लिए काम करना या किसी से डांट से बचने के लिए काम करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सट्रिंसिक। इसके कंपोनेंट क्या है, तो जो मेन कंपोनेंट है मोटिवेशन का, इसके अंदर नीड आता है, ड्राइवर्स आता है, स्ट्रेस, बिहेवियर, गोल्स विच फॉर्म अ साइकिल, जहां पे ड्राइवर्स अराइज नेसेसरी से होता है, नेसेसिटी से, स्ट्रेस अराइज से, लीडिंग टू गोल ओरिएंटेड, ये सब है, ठीक है। तो नीड की बात करें तो ये एक डेफिशिएंसी और डिजायर है जो कि इनिशिएट होता है मोटिवेशन से या फिर हंगर कहें। ड्राइवर की बात करें तो जो आवश्यकता यानी कि नीड से जो क्रिएट हो रही है आपकी इंटरनल क्यूरियोसिटी या प्रेशर, जो बिहेवियर को क्या करती है, एक्साइटेड करती है, ठीक है, मोटिवेट करती है। टेंशन से हम काम कर सकते हैं किसी को, या बिहेवियर से, या फिर इंसेंटिव स्टिमुलस से, या फिर गोल या फीडबैक। इसके काम क्या है, तो गिविंग राइज टू गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अगर आपको किसी चीज के लिए कोई बार बार मोटिवेट करेगा तो आप क्या होंगे, गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करना हो गया, बिहेवियर को डायरेक्ट करना हो गया, डोमिनेंस और परसिस्टेंस मेंटेन करना, यानी कि ये मोटिवेट करता है पर्सन को टू कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव और गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज पे, ठीक है। इनहांसिंग एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। मोटिवेशन से क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, इनहांस कर जाती है, क्रिएटिविटी इनहांस करती है, सेल्फ डेवलपमेंट और सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये आपका पेपर 2 का यूनिट। अब नेक्स्ट लेक्चर हम यूनिट 3 का लेंगे। थैंक यू।